एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त पूरी दुनिया में दो काइनेटिक वॉर्स चल रहे हैं, काइनेटिक वॉर। एक, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच में, और दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन हम इस चर्चा में इन दोनों ही युद्ध के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल सुशील जी आपसे होगा कि जब प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते हैं, और कई मंचों पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि हम बातचीत के जरिए, और ये समय युद्ध का नहीं है, शांति का है, बुद्ध का है, तो G7 के इस इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शांति स्थापना की जब बात आएगी, ग्लोबल पीस की जब बात आएगी, भारत किस तरह का रोल प्ले करेगा? देखिए, भारत का जो, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा भारत का ये विचार रहा है कि युद्ध जो है सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिस्कशंस हैं, डिप्लोमेसी ही एक सॉल्यूशन है। तो आई थिंक यही एक संदेश हमारा इसमें रहेगा। और जैसा कि हमारा अभी जैसे अगर यूक्रेन की बात करी जाए, तो अभी जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की वहां पर आने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी की उनकी भेंट होगी दोनों की आपस में। तो वो पहले भी एक तरीके से हमने इनफॉर्मली यूक्रेन और रशिया दोनों के बीच में हमने उनके जो बातचीत हो रही थी उसमें एक रोल अदा किया था। और वो मुझे लग रहा है कि वो फिर से मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की बातचीत होने की संभावना पूरी की पूरी है कि वो इसकी बात करेंगे, क्योंकि जो है इस ना भारत यही चाहेगा कि जो युद्ध की जो चल रहा है, दोनों दो बड़े युद्ध जो चल रहे हैं, इनका जल्दी से जल्दी शांति समाधान निकाला जाए, ताकि जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा होने वाला है उसकी वजह से जी, या हो रहा है, उसका जो है ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा नेगेटिव है इसका। इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी, तो उसको कम से जितना जल्दी हो सके उसको खत्म किया जाए, क्योंकि एक तो क्या है कि जैसा भी बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने पूरी तरह से हाथ खींच लिया है, और रिसोर्सेज जो है ग्लोबल साउथ को मिलने बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं। जो यूरोप अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उनका, आईएमएफ में देखिए, वर्ल्ड बैंक में देखिए, और उनके जो यूएसएड का जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उसके थ्रू वो बहुत बड़ा उनका इकोनॉमिक ट्रांसफर करते थे। वो उनका 20-25 बिलियन डॉलर का उनका ट्रांसफर होता था उसमें। तो वो उन्होंने बिल्कुल, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खत्म कर दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि हम जो है इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो युद्ध हो रहे हैं उससे एनर्जी प्राइस बढ़ रही हैं, और जो है जो अवेलेबिलिटी है फूड की, यूक्रेन की वजह, युद्ध की वजह से उसकी वीट की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो उससे ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और उसका ना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर भी अंतर पड़ रहा है, क्योंकि जो कोशिश करी जा रही थी पूरी दुनिया में मिलकर के कि देशों को जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए अपनी पॉपुलेशन को, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और तो उसके लिए मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी उसकी आवाज उठाएंगे, और मेरे ख्याल से एक रोल प्ले करेंगे, जैसा कि मैंने कहा जेलेंस्की वगैरह से उनकी बात, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात होगी, और वो हो सकता है कि फिर से वो कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर होता है, तो उसको हम लोगों को पता नहीं लगता है कि वो क्या बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बारे में भी वो जरूर बात करेंगे, और जो दूसरे जो नेता हैं, उनके जो G7 के मेंबर हैं, उनसे भी उनकी बातचीत होगी, और इस बारे में ये जो समस्या चल रही है उसके बारे में मेरे ख्याल से काफी गहन विचार विमर्श होगा, क्योंकि उसको कैसे, उसको हम बाकी सब लोग कैसे उसका रोल प्ले कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन होगा मेरे विचार से। ठीक है अजय। गुलशन जी, अब थोड़ा सा तीसरी प्राथमिकता की तरफ आते हैं, जिसमें हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जिससे भारत लगातार जोर देता रहा है। किस तरह से हम साइबर सुरक्षा को लेकर के, या फिर जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं पूरी दुनिया के सामने एआई को लेकर के, जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उस पर ये जो G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो इस मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ता हुआ या फिर आम राय बनाता हुआ कुछ नज़र आ सकता है? अब ऐसे जो मुद्दे हैं, खास तौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दा है, इसमें आम राय बननी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि जो तकनीक, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जो देश भी इसको जिसके पास अभी इसकी काफ़ी तकनीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, या कुछ यूरोप के देश हो, या अभी बाकी देश भी जो इसके बारे में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक कोई भी देश उसको अपनी तकनीक को किसी के साथ शेयर करना चाहता नहीं है। तो हर कंट्री कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी तरीके से बढ़ाएं, और इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सारे के सारे प्रोसेसेस के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इसका अभी ऑलरेडी हमने उसका असर देखना शुरू कर दिया है। दुनिया अब किसी भी आपका क्षेत्र हो, उसके अंदर बहुत बड़ा प्रभाव उसके अंदर पड़ने वाला है। अब उसके बारे में दो मत मोटे मोटे तौर से मुझे लगता है। एक तो मत जो है कि इसको काफ़ी, क्योंकि इसके बहुत से दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो उसको पहले से ही, अभी तक विकसित होने से पहले से ही काफ़ी इसके ऊपर एक रेगुलेशन, काफ़ी कानून इसके ऊपर बनाए जाएं, क्योंकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाए। लेकिन दूसरा एक और मत भी है जिसके बारे में भी अमेरिका और बाकी देश भी, और कुछ हद तक भारत भी उसके बारे में सहमत है। उसमें यह है, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है, अभी उभरती हुई टेक्निक है, अगर अभी से उसके ऊपर बहुत सारे कायदे कानून लगा दिए जाएंगे तो हो सकता है ये टेक्निक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे तेजी से वो कंट्रीज बढ़ नहीं पाए। तो इसके बारे में अभी एक मतभेद चल रहा है, आपस में मंचन विचार प्रदान हो रहे हैं। तो कैसे ये हो पाएगा, लेकिन ये बात सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मामला है जिसके सबको इसके बारे में समझ आ गई है, और इसके बारे में अगर कोई साझी बात, सहयोग बन पाए G7 के अंदर, या G7 और जो आउटरीच कंट्रीज और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ, तो एक बहुत बड़ा बात वो बन सकती है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक तो ये है कि जैसे आपने कहा कि युद्ध के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध पूरा उसकी छाया हुआ है, आप देखते हैं। लेकिन दूसरी बात जो, और युद्ध की तरह ही मुझे लगता है कि किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, खासतौर से G7 जैसे मंच पे, वो जो पिछले कुछ महीनों से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यूनिलैटरल टैरिफ वाली बात करके उसके बाद किया, आज भी अगर हम देखें कि G7 की जो बात हुई, चाहे वो जापान के प्रधानमंत्री के साथ, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ, या जो यूके के प्रधानमंत्री के साथ, जो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई, वो मुख्य तौर से टैरिफ के बारे में, ट्रेड के बारे में बात हुई। तो कुछ उनकी बातचीत पहले से यूके के साथ बन चुकी थी, तो उसके ऊपर उन्होंने वो सिग्नेचर किया और वहां पे उन्होंने अपना समझौता दिखाया लोगों को। लेकिन जापान और कनाडा के साथ अभी पूरी कोई बात नहीं बन पाई है। तो सारे का सारा ध्यान मुझे लगता है पश्चिम के देशों का अभी दो ही चीजों के ऊपर है। एक, किस तरीके से ये टैरिफ के बारे में जो लगाया गया है बात, यूनिलैटरल टैरिफ वो लगाए गए हैं दूसरी दुनिया के ऊपर। अब दिक्कतें मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश और खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों के पास ये है कि एक तो ये था कि जो पूरे के पूरे उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है। अगर आप कहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्लोबल साउथ कंट्री, गरीब देश, अगर वो अपना अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए कोई थोड़े बहुत टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका उसके बराबर की अगर टैरिफ उसके ऊपर लगाएगा तो वो अर्थव्यवस्था कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। जी। और उसके बारे में पूरा एक मंच है, हमने पूरा WTO है, ये सारी चीजें पहले वहां पे नेगोशिएट होके, बातचीत होके वहां पे तय हो चुकी थी। वो सारी चीजों को अगर हम, जो संस्थाएं जो बनी हुई हैं, जी। उनको अगर हम दरकिनार करके और बायलैटरल डील सब लोग करना शुरू हो जाएंगे अमेरिका के साथ, तो एक पूरा, खासतौर से बड़े कंट्रीज फिर भी शायद उसको आपस में बातचीत करके, जैसे हमने देखा चीन के साथ उन्होंने बातचीत करके कुछ समझौता किया, अभी यूके के साथ कुछ समझौता कर रहे हैं। हो सकता है यूरोपियन यूनियन और जापान और भारत भी कोई समझौता कर लें। लेकिन बहुत से तीसरी दुनिया के देश, बहुत से ग्लोबल साउथ के देश ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है नेगोशिएट करने की। बिल्कुल। तो उन वो सबसे मुझे लगता है कि उसका जो दुष्परिणाम पड़ेगा इन सब चीज़ों का, उन देशों के ऊपर पड़ेगा। तो भारत को सिर्फ अपने ही हित के बारे में तो देखना ही है वहां पे, लेकिन एज ए प्रिंसिपल मुझे लगता है कि इसका जो पूरा दुष्परिणाम, परिणाम जो इसका, जो ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस को अगर हम तबाह करके बायलैटरल डील करना शुरू करेंगे, और वो भी अमीर देशों के साथ, अमेरिका जैसे देशों के साथ, तो जो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे जो देश हैं वो आपस में अगर compete करने लग जाएंगे तो कुछ भी उनके लिए
उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आगे काफी बढ़ने के दिक्कतें लिए, हो जाएंगी उनके करने लिए। के लिए बचेगा नहीं। तो लेकिन ये सारे मुद्दे जी जी। लेकिन इस पे और भी हम बात करेंगे, टैरिफ के बात करेंगे। लेकिन सुशील जी, मेरा सवाल आपसे है, हम इससे पहले एआई को लेकर बात कर रहे थे, अजय ने एआई का जिक्र किया। पूरी दुनिया सर आजकल जनरेटिव एआई के फेज से गुजर रही है, हर कोई उस पर लगा हुआ है। लेकिन भारत शुरू से ही, जब से इस चीज़ की शुरुआत हुई, तब से जनरेटिव एआई के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल एआई भी ज़रूरत है, इसको लेकर स्ट्रेस देता आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव हाथों में ये एआई चला गया तो एक वैश्विक तबाही आ सकती है, और डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, सब के लिए ये मुश्किल की बात हो जाएगी। ऐसे में G7 में आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं और एआई की बात होगी तो एक रिस्पॉन्सिबल एआई की भी चर्चा होगी और हर कोई उस दिशा में भी सोचेगा? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सब एआई के बारे में बात कर रहे हैं, और हर देश जो है कोशिश कर रहा है कि उसके जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इस फील्ड में वो उसमें अग्रणी रहें। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो क्या है कि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी उनके हिसाब से जैसे वो बनाए डेवलप करेंगे उस हिसाब से उनको जो है प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरा ये है कि जो है रेगुलेशन, जो कि हम अभी बात कर रहे थे अभी इसके बारे में, कि अगर आप जो है आप कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं उस डेवलप किसी भी फील्ड के डेवलपमेंट में, जैसा कि हमने और दूसरे एरिया में देखा, तो रेगुलेशन जब उसके बनते हैं तो वो जो ज्यादा डेवलप करता है वही रेगुलेशन उसके बनाने की उसको जो है क्षमता भी होती है और उसको उसकी सुनवाई भी होती है। जी। भारत, जहां तक एआई का सवाल है, इसमें करीब जो है आप 4-5 देश हैं जो बहुत आगे हैं इसके फील्ड में, और भारत उसमें पहले 4 देशों में से है। करीब कहते हैं 25% के करीब जो एआई के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो भी काम किया जा रहा है भारत में हो रहा है 25% के करीब। और भारत क्योंकि हमेशा जो है सबके साथ में सहयोग करना चाहता है, और हम जो है बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं कि इसकी जो है नेगेटिव इसका फॉल आउट क्या है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, 2025 में फरवरी में एक एआई समिट करी गई थी, एआई सेफ्टी समिट के नाम से। इंडिया और फ्रांस दोनों जॉइंटली करी गई थी उसमें, जिसमें इसके बारे में सारी चर्चा हुई थी कि इसको किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, ना कि जो है इसके और नेगेटिव फॉल आउट जो होंगे उसके उसको जो किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि वही बहुत जरूरी है। क्योंकि इसलिए कि जिनी एक बार अगर निकल से बाहर आ गई तो और किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इसको जो है रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको डेवलपमेंट के साथ साथ इसको रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है। तो भारत ऑलरेडी इसमें जो है बहुत आगे, ऑलरेडी इसके लिए चिंतित है और इसमें भूमिका निभा रहा है। तो अब जब प्रधानमंत्री जी आउटरीच प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रधानमंत्री को उनको एक ऐसा क्षेत्र है डिजिटल एंड एआई जिसमें प्रधानमंत्री जी की खुद खास रुचि है, तो वो उसके बारे में अब मेरा पूरा विचार है कि उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उन सब सारे जो G7 मेंबर हैं, जी से अभी तो ट्रम्प साहब तो नहीं है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं प्लस जो आउटरीच के मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, उन सब से उनके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमीज और जो ग्लोबल साउथ के भी देश हैं उसमें जो, और वो तो एक प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से बनाने की कोशिश करनी चाहिए होगी मेरे ख्याल से जरूर। और प्रधानमंत्री जरूर इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे जो है इसको एक तो मानवता का कैसे उसका फायदा हो, प्लस इसको कैसे हम रेगुलेट करें ताकि इसका मिसयूज ना हो। चलिए, जो आउटरीच सेशन है उसकी शुरुआत होने जा रही है, और अखिलेश सुमन, हम आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। आप समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने तौर पर वो कौन से मुद्दे हैं जो भारत से वैश्विक मंच पर रखना चाहेंगे, और वो आपके लिहाज से वो कौन सी बड़ी प्राथमिकताएं हैं भारत के लिहाज से जो आज प्रधानमंत्री के उस उद्घाटन भाषण के दौरान देखने को हमें मिल सकती? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी प्राथमिकता होगी आतंकवाद की, सीमा पार आतंकवाद की, क्योंकि अभी पहलगांव के बाद ये पहला G7 हो रहा है। और पहलगांव हमले के बाद जिस तरह से किसी भारत ने अपने प्रतिनिधि, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया के तकरीबन 33 देशों में भेजा,
तो उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही थी कि भारत की पूरी योजना ये है कि आतंकवाद के खिलाफ एक संवेदना, एक आतंकवाद के खिलाफ जो विकसित देश हैं उनके अंदर भी एक संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, ताकि यह एक बात एक स्थापित की जा सके कि यह जो आतंकवाद है, यह आतंकवाद पूरे दुनिया के आर्थिक विकास और आर्थिक सहयोग में बाधा है। तो इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हो सकता है एक मेजर उनका एम्फेसिस होगा आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को उठा सकते हैं कि जिस तरीके से एक क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन एनर्जी की बात सबको महसूस हो रही है कि इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए ताकि दुनिया में जो फॉसिल फ्यूल आधारित जो परिवहन है या जो अन्य ईंधन है उसको किस तरीके से रिप्लेस किया जा सकेगा, इसके बारे में भी वो एक लगातार, चूंकि लगातार वो इस पर एम्फेसिस देते रहे, इसलिए इस सम्मेलन में भी एम्फेसिस देंगे। और निश्चित तौर पे एक जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, जो क्रिटिकल मिनरल्स आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि जैसे आपको चिप बनाना हो, तो ये जो पूरी आधुनिक तकनीक है वो क्रिटिकल मिनरल्स के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऐसे में किसी एक देश की मोनोपोली नहीं हो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी चर्चा कर सकते हैं और जो G7 के जो सदस्य देश हैं उनके जहन में ये बात डाल सकते हैं कि किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स का जो है डेमोक्रेटाइजेशन हो, क्रिटिकल मिनरल्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए ताकि वो सप्लाई चेन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर उठा बिल्कुल इस सम्मेलन में। ठीक है। लेकिन अखिलेश जी की ही बातों से एक और सवाल जो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है सुशील जी, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, वो ये कि मिडिल ईस्ट की जो देश हैं वेस्ट एशिया के, हम जानते हैं कि उनकी पूरी इकॉनमी ऑयल एंड गैस पे ही चल रही है। वो एक्सपोर्ट करते हैं, भारत भी वहाँ से इंपोर्ट करता है। ऐसे में हम जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो ऐसे में ये जो देश हैं क्या वो चाहेंगे कि वो अपने ही हितों के साथ समझौता करें? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके ऑयल एंड गैस को कोई पूछेगा नहीं। तो फिर जब हम इन तमाम विषयों की बात कर रहे हैं, इसमें वेस्ट एशिया का और ऑयल रिच जो कंट्रीज़ हैं उनका रोल आप कैसे देखते हैं? वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? इट्स फॉर मी। जी, इट्स फॉर यू सर, सुशील सर। देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये उनके हितों के खिलाफ है कि जो है हम जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि ग्रीन इकोनॉमी की, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो खाड़ी के जो मोस्ट ज्यादातर देश हैं सबको ये रियलाइजेशन हो रहा है और इवन ऑयल कंपनीज को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ऑयल इकोनॉमी जो है लॉन्ग रन में नहीं चलने वाली है। इसको जो है ट्रांजिशन का टाइम आ गया है। तो ये रियलाइजेशन है क्योंकि हम भी सबको मालूम है ये बात कि एक ओवरनाइट तो ये नहीं होगा, ट्रांजिशन जो है इसमें समय लगेगा। तो और समय टाइम फ्रेम मेरे विचार से कम 50 से 60 साल इसमें सारे में चेंज ओवर होने में लगेंगे। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि उनको उनके हितों को एकदम नुकसान होने वाला है तो वो भी रियलाइज करते हैं कि एकदम नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा। लाइक सऊदी अरेबिया है या नॉर्वे है, उन्होंने ऑलरेडी इस पर इकोनॉमी को अपनी चेंज करने का ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है कि उनकी डिपेंडेंस ऑयल जो रेवेन्यू पर है वो कम हो, और बल्कि उसमें वो रोल ये करने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, नॉर्वे और कुछ और देश जो ऑयल बेस्ड हैं कि उसमें उनको लीडरशिप की पोजीशन आ जाए कि वो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसके लिए ग्रीन इकोनॉमी की, उसका जो है उनमें उनको उसके डेवलपमेंट में उनको हिस्सा मिले ताकि वो उसको दूसरे तरीके से उसको फायदा उठा सके। तो मेरे विचार से इसमें जो है इन देशों का बहुत को ज्यादा इनको नुकसान, पहली बात तो नुकसान नहीं होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर में। दूसरा जो है उनको भी रियलाइजेशन है क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो ग्लोबल उसके पार्ट ही हैं और उनको भी असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंजेस का।
तो नुकसान तो सबको मालूम है। लाइक कोल का है फॉर एग्जांपल, कोल जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हम उसके बारे में भी कह सकते हैं बात की, जो भाई कोल जो है जो प्रोड्यूस करते हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन सबको रियलाइज हो रहा है। हमारे यहाँ भी, हम भी बहुत बड़े कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, और भारत जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि कोल पर जो है कोयले पर हमारी जो डिपेंडेंस है वो उसको कम से कम करा जाए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान है। और कनाडा वगैरह में तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है उन्होंने प्रोडक्शन। तो मेरे विचार से इसमें सबको रियलाइजेशन है, सब मैच्योर है, और इसका जो है उनको कोई नुकसान वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही है इसमें। चलिए ठीक, अजय। जी गुलशन जी, अब थोड़ा सा मैं अखिलेश जी की जो बात है थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके लिहाज से वो कौन से मुद्दे हैं जो भारत आउटरीच सेशन के दौरान रखना चाहेगा, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के परिप्रेक्ष्य में वो कौन से मुद्दे हैं कि वो पहली बार मेरे ख्याल से 10 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं कनाडा में, तो अब वो इस G7 का जो मंच है उसको किस तरह से प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, कौन से वो मुद्दे होंगे जो विश्व के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो वहाँ पे रखने वाले हैं वो है भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। और जो जितनी G7 के देश और बाकी दुनिया के देशों को कितना बड़ा अवसर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत की अर्थव्यवस्था दे सकती है। एक तो ये कि सबसे बड़ी आप देखिए G7 के देशों की तो ग्रोथ रेट बहुत कम है। इवन G20 के देशों में भी भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ऊपर वाले जो है टॉप उसके अंदर है। तो और उसके अंदर जो नई नई तकनीक, जहाँ जहाँ पे हमारा नया निवेश, और बहुत सी जो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन, और जो नए निवेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से जो अपॉर्चुनिटीज भारत जो प्रदान कर सकता है बाकी दुनिया को, G7 के देशों को खास तौर से, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए काफ़ी कुछ है और उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक तो भारत के प्रधानमंत्री वो बात जरूर मुझे लगता है कि भारत की जो मजबूत है, भारत की जो मजबूत स्थिति है उसको दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो, क्योंकि ये बात ये एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन और इस टाइप की जो बात अगर करते हैं, तो उसके संदर्भ में दो बातें मुझे लगता है प्रधानमंत्री जरूर कहना चाहेंगे। एक तो जो G20 के टाइम से ही हमने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ का जो पूरा हमने जो मुद्दा उठाया था, क्योंकि ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो जिस तरह का लाइफस्टाइल पश्चिम के देशों में लोग जी रहे हैं, अगर तीसरी दुनिया के देश, ग्लोबल साउथ के देश जो कि अब काफ़ी पहले से तरक्की कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत तरक्की करेंगे आने वाले सालों में, सब बड़े देश हैं, यंग पॉपुलेशंस हैं, अगर वो भी उतनी ही उसी टाइप का लाइफस्टाइल अगर वो जीना शुरू करेंगे, तो कभी भी ये जो है हम ये क्लाइमेट और ये सब चीज़ें कभी हम उसको कंप्लीट नहीं, कभी कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक पूरी, जैसे भारत में उन्होंने कहा था कि जन भागीदारी, पूरा जन आंदोलन उसको बनाया जाए। जी। तो वो अगर ग्लोबल साउथ के अंदर लाइफ को हम अगर ये बनाते हैं तो काफ़ी समस्या जो होने वाली है आने वाले सालों में उसको कुछ कुछ हद तक काफ़ी तक कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी बात जो कहना एक बार पहले भी शायद उन्होंने कही थी कि जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात है, वो सिर्फ क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में नहीं है, बाकी सब जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी वो बात उतनी ही लागू होती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका एक पूरा हिस्टोरिकल इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, और उनकी अगर हम देखते हैं, जैसे अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे, तो आने भले ही हम उसको भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन करते रहेंगे, लेकिन काफी आने वाले सालों तक हमारी मेजर जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर, कोल के ऊपर, उन चीजों के ऊपर ही रहने वाली है। तो वो क्योंकि उसको कैसे इस सारी चीजों को हम इस दुनिया में एक साथ मिलके नया इन्वेस्टमेंट हम जरूर करना चाहेंगे, लेकिन हमारी उसके अंदर से भी हम छोड़ेंगे नहीं। और चौथी बात मुझे लगता है, क्योंकि जो पूरा युद्ध का माहौल है उसी के दायरे में ये सब कुछ वहाँ पे जो है G7 का सम्मेलन हो रहा है, तो मुझे लगता है जो बात उन्होंने समरकंद में उस टाइम प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब मिले थे कही थी कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो सब बातें जो हैं वो डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए ही उसको हल निकाला जाए।
और ये बात शायद वो मुझे लगता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे ऐसा बना हुआ है और शायद उस बात को भी वो रिपीट करेंगे। और अगर हम देखें, इवन हम सिर्फ ये बात कहते ही नहीं रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पे चाहे वो भारत का अभी तुरंत अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आतंकवादी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, हमने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद उनको एक सबक सिखाना था, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन उसके बाद भी उस बात को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। जैसे हम यूक्रेन और उसकी युद्ध की बात को देखते हैं, रूस वाला जब शुरू में हुआ था तब लग रहा था कि 2-4 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं वो खत्म नहीं हुआ है। गाजा वाली बात अभी चली रही है, इसके बीच में ईरान और ये शुरू हो चुका है। अब ये कितनी देर तक चलेगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन भारत की बहुत बड़ी दिक्कतें थी, पाकिस्तान के साथ रही हैं, हमारे चीन के साथ भी संबंध जो हमारा उनके साथ दिक्कत थी सारी, उनको बड़ी मुस्तैदी से समझदारी तरीके से उसको भारत ने संभाला। उस बात को एक बहुत बड़े किसी युद्ध में बदलने नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो बात कड़ी बात चीन को कहनी थी भारत ने की, पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था दिया, उसके 2-3-4 दिन के बाद उसको कंट्रोल में किया उस चीज़ों को। तो वही बात मुझे लगता है वो मैसेज देना चाहेंगे बाकी दुनिया के देशों को जहाँ पे इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। और जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया कि उसका जो पूरा परिणाम है, दुष्परिणाम जो है उसके सारे जो है वो ग्लोबल साउथ को समझने पड़ रहे हैं। ये मुद्दे जो हैं वो शुरू किए हैं उन लोगों ने, चाहे वो जितने बड़े आप युद्ध देख लीजिए, जितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख लीजिए, चाहे वो सब प्राइम क्राइसिस था पहले या यूरोजोन क्राइसिस था, वो हुए थे पश्चिम के देशों के और वहाँ के जो नॉर्थ के देशों के अंदर, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था पूरा ग्लोबल साउथ पे पड़ा था। तो ये 2-4 बातें हैं मुझे लगता है जो जरूर प्रधानमंत्री अपने भाषण में वहाँ पे कहेंगे। और पूरी दुनिया की जो बात है, खासतौर से ग्लोबल साउथ की बात को उन्होंने 2-3 बार जब यहाँ से जब जा भी रहे थे और जब वो कनाडा में जब उतरे भी, तो पहला ट्वीट जब उन्होंने किया था उसके बीच में भी उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल साउथ की बात को मैं यहाँ पे कहने आया हूँ। तो मुझे लगता है ये सब बातें जरूर वहाँ पे वो उनके जो भी भाषण होगा, जो भी उनकी वहाँ पे वार्तालाप होगा लोगों के साथ, उसमें जरूर इन बातों के बारे में वो रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जी भी इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, और जैसा कि चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे विषयों पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, और उसी में से कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं जिसका कि जवाब आपसे चाहेंगे, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इन चर्चाओं को सुनकर वो भी लाभान्वित होंगे। उसमें एक सवाल ये आया, हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात आती है, हम जानते हैं कि कुछ ही देशों के पास भौगोलिक तौर पे अगर हम कह लें तो उनके पास वो भंडार है, लेकिन अब भारत सहित बाकी देश भी अलग अलग जगहों पर अंडर द सी बेड से लेकर हम देख रहे हैं कि आर्कटिक सर्कल तक, वहाँ तक हमारी पहुँच और बाकी जो देश हैं उनकी पहुँच हो रही है। हम कहाँ से उन क्रिटिकल मिनरल्स को लाएं, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है उसको हम हटाना चाहते हैं, उससे हम हटना चाहते हैं। ऐसे में G7 की कंट्रीज़ भी रोल उसमें प्ले कर रही हैं। भारत एक इमर्जिंग इकॉनमी है, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। ऐसे में भारत की अपेक्षाएं इस मामले में G7 के मंच पर क्या कुछ होंगी? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स का जहाँ तक मामला है तो भारत की लगातार ये कोशिश रही है कि सप्लाई चेन जो है, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स का हो या किसी और का भी हो, सप्लाई चेन का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। मतलब किसी एक देश के पास मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक समझा ये जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स है या रेयर अर्थ है, उसका एक बड़ा सप्लाई चेन सिमट गया है चाइना के अंदर। और ऐसा नहीं कि चाइना के पास वो पड़ा हुआ है, बल्कि चाइना अन्य देशों से लेता है, सस्ते दाम पे खरीदता है और उसके बाद उसको अपने पास रखे हुए है, एक तरीके से कहे कि अपने यहाँ वो डंप किए हुए हैं और उसके बाद वो सब दूसरे देशों को दे रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे जो खतरनाक बात है कि अगर उसका वेपनाइजेशन हुआ, अगर चाइना उसी आधार पे देशों के साथ संबंध बनाना या देशों के साथ मोल भाव करना या राजनीतिक कंसेशन या फिनेंशियल कन्वेशन लेना, यह अगर करना शुरू कर दे तो यह बहुत ही खतरनाक बात होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बात को उठाएंगे तो इस बात को उठाएंगे निश्चित तौर पर कि क्रिटिकल मिनरल्स का भी डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। और अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ एक समझौता किया,
क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स यूक्रेन के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स को डेवलप करने का, और निश्चित तौर पे एक हो सकता है वो बड़ा सेंटर बने। अन्य सारे देश भी इसी तरीके से जहां जहां क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके साथ समझौता कर रहे हैं, बायलैटरली समझौता कर रहे हैं। तो भारत के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, आज चौथा सबसे बड़ा जो जीडीपी वाला देश है, ऐसे में भारत के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत को, और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है लगातार विकसित हो रही है, एक एस्पिरेशनल कंट्री है, तो ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स का डेमोक्रेटाइजेशन होना भारत के हित में है। और इसीलिए भारत इसमें बहुध्रुवता की बात चाहता है। भारत चाहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, और इसीलिए इस मामले में प्रयास होंगे, चाहे द्विपक्षीय बातचीत में या एक जो इस तरह के जो बहुपक्षीय है उस बहुपक्षीय बातचीत। बिल्कुल सही कहा आपने, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरह की जो वार्ताएं हैं वो होने वाली हैं, और इसलिए बहुत सारे द्विपक्षीय जो बैठकें होने वाली हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो वैश्विक नेताओं के साथ, उस पर भी हम सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ऐसे में प्रोफेसर सचदेवा, भारत हम सभी जान रहे हैं कि आर्थिक तौर पर लगातार एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उसको नज़रअंदाज करना किसी भी बड़े देश या फिर पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये कहना कनाडा का, और वो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें 9 बड़े जो शक्तिशाली देश हैं वो अपने फोटो ऑप सेशन में शामिल होते, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है पूरे दुनिया को। इसकी बात कनाडा ने अपने इस अध्यक्षता के दौरान कही है। लेकिन किस तरह की पार्टनरशिप, कैसे ये G7 का शिखर सम्मेलन है, कैसे सहभागिता को और बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा, और क्या वाकई जो कह रहे हैं G7 के मंच पर वो वाकई दे मीन इट? ये वाली बात है कि किस तरह से आप क्या जो पार्टनरशिप की बात तो करते हैं, पर क्या वाकई आप पार्टनरशिप्स को तवज्जो देते हैं और उनका सम्मान करते हैं? अब वो करते हैं या नहीं करते ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम अगर उसके बारे में वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर कुछ प्रेशर है, उनको अपने आप को बताना चाहते हैं कि बिना पार्टनरशिप के बात बनने वाली नहीं है। तो पार्टनरशिप्स वो कई तरीके की अभी हो सकती है। एक, जैसे मैंने वो डेवलपमेंट वाले सेक्टर में पार्टनरशिप की बात की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे भारत का पिछले 25 साल में जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, तब से हम देखते हैं कि भारत की कम से कम 40 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत ने साइन किया है, और बहुत से ट्रेड एग्रीमेंट्स हम जो हैं साइन कर रहे हैं। तो वो एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे। लेकिन जो पार्टनरशिप स्पेसिफिक एरियाज में अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की आपने बात की थी, और ख़ासतौर से सप्लाई चेन्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू चेन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो सिंपल व्यापार पहले जैसा नहीं है। उसमें एक प्रोडक्ट बनता है, उसके कम से कम 10 देशों के अंदर उसके अलग अलग पुर्जे बनते हैं। जैसे अगर हम भारत में भी कोई अगर मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, उसका कोई हिस्सा कहीं से आता है, कहीं से आता है, कुछ हम यहाँ बनाते हैं, फिर हम उसको बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके की ये भी पार्टनरशिप है। लेकिन अब दिक्कत, जैसे अखिलेश जी बता रहे थे, कि दिक्कत अब ये हो गई है कि जैसे जो भी चीज़ हम बनाना चाहेंगे, चाहे वो सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, या जितने भी अभी आने वाले जो सामान हैं, मशीनें हैं जो बनने वाली हैं, जिसके अंदर रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स बहुत लगने वाले हैं। और वो रेयर कोई ऐसे रेयर अर्थ नहीं है कि किसी एक कंट्री के पास वो है, लेकिन वो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो जैसे उन्होंने बताया कि कुछ कंट्रीज ने अपने वहाँ पे वो उनकी मोनोपोली उसके ऊपर हो गई है। और ये बात जो है सारी दुनिया के, खासतौर से G7 के देश हैं और अभी जो आउटरीच कंट्रीज हैं उनको भी ये बात सबको अखर रही है, क्योंकि वो कोई भी देश चाहेगा नहीं कि वो किसी एक देश के ऊपर खास तौर से डिपेंड रहे, जिसके आपके राजनीतिक जिनके साथ संबंध कोई बहुत थोड़ी उसमें दिक्कत है। जैसे अगर यूरोप और अमेरिका आपस में डिपेंडेंट थे पहले, तो वो कोई उसको बारे में कोई ज़्यादा कभी सोचते नहीं थे, क्योंकि उनका एक पूरा अलायंस था। लेकिन अभी अगर चाइना के ऊपर वो यूरोप या अमेरिका या कोई भी दूसरा देश अगर डिपेंड होता है,
तो उनको लगता है कि बाद में चाइना इसको कभी यूज़ कर सकता है। और ये भी बात है कि अभी तीसरी दुनिया के जो देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको चिंता पश्चिम के देशों से भी है। जैसा हमने देखा कि यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरीके से रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए गए और पहले ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे, अभी भी सैंक्शन उसके ऊपर लागू किए गए हैं, तो वो एक पूरा जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम जो है, जो G7 के देश खासतौर से उसको यूज़ करते रहे हैं, वो भी एक चिंता ग्लोबल साउथ के देशों को है। क्योंकि कल कल वो उन्होंने रशिया के ऊपर किया, ईरान के ऊपर किया, वेनेजुएला के ऊपर किया, कल को किसी और कंट्री के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। उसका एक कारण है, उसका एक नतीजा ये भी है कि बहुत से देश, जब हम देख रहे हैं कि वो ब्रिक्स जैसे गुट में भी शामिल होने के लिए ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है, बहुत से कंट्री और उसमें आना चाहते हैं। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब पश्चिम के देशों को भी लगता है कि पार्टनरशिप जब तक हम काफ़ी उन देशों के साथ जो कम से कम लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जैसे जो कंट्रीज वहाँ पे बुलाए गए हैं अभी, जो आउटरीच कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज कोई एंटी वेस्ट कंट्रीज नहीं है। तो नॉन वेस्ट कंट्री जैसे हमारे बहुत से विशेषज्ञ आजकल बोलते हैं, तो हमारा कोई ऐसा कोई जितने भी ये सारे देश हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग सभी देशों के साथ, इनफैक्ट मुझे लगता है सभी देशों के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो कोई दिक्कत हमको पश्चिम के देशों के साथ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज कुछ अलग हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। तो कैसे हम दोनों एक दूसरे के भागीदार बने टेक्नोलॉजी में, जैसे भारत का टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड काउंसिल जो यूरोपियन यूनियन के साथ है, और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है वो अमेरिका के साथ भी है। तो ये सब मिलके भी, क्योंकि अब सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ट्रेड बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी की चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर, ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ग्रीन फाइनेंस के अंदर, सबके अंदर पार्टनरशिप जब तक ये बनेगी नहीं G7 के देशों में, और कम से कम जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जिनको वहाँ पे बुलाया गया है, अगर उनके साथ नहीं बन पाएगी पार्टनरशिप, तो ये दिक्कत है। कम से कम जो बाद में किसी भी नई टेक्निक को, उनको भी दिक्कत है और इन देशों को भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है ये सब बातें जो हैं बड़े तौर से, लेकिन मुझे लगता है डेवलपमेंट वाली बात जो है वो भी भारत को वहाँ पे उठानी चाहिए कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। इनफैक्ट एक ज़माना था जब उन्होंने UN में सारे जो कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, 60s में उन्होंने वहाँ पे अपना ये कमिटमेंट दिया था कि 0.7% जो है वो अपनी GDP का जो है डेवलपमेंट फाइनेंस के ऊपर, डेवलपमेंट असिस्टेंस के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज़ को दोंगे। लेकिन वो कभी भी वो कुछ 2-4 कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को छोड़ के या भी जर्मनी को छोड़ के बाकी सारे के सारे देश जो है उससे बहुत पीछे हैं। अमेरिका भले ही सबसे बड़ा वो उसके अंदर था, लेकिन उसका सिर्फ 0.2% ऑफ GDP और डेवलपमेंट असिस्टेंस पे दिया करता था। तो अभी तो उससे भी बहुत पीछे चले गए हैं। तो वो सारे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, वो हम उनको बार बार बताएं, लेकिन इसके साथ अब सिर्फ वो डेवलपमेंट ही सिर्फ बात नहीं है सारे ग्लोबल साउथ के लिए। जो टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंस, जो इन्वेस्टमेंट, वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में भी वहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी इनके साथ है। तो उसके बीच में इन सब चीज़ों में पार्टनरशिप बन सकती है। इसलिए शायद ये पार्टनरशिप वाली बात वहाँ पे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्टनरशिप जब तक इन कंट्रीज के साथ, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है जिसका फायदा म्यूचुअली बेनिफिशियल सबको हो सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और सर, हम लगातार अहम जो विषय हैं इस G7 से संबंधित और ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं उस पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से। मेरा सवाल आप ही से होगा डॉक्टर त्रिपाठी की 50 शिखर सम्मेलन, 50 बैठकें अब तक हो चुकी हैं, 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा में इस वक्त हो रहा है। लेकिन जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अजय कह रहे थे कि सिर्फ शिखर सम्मेलन हो, नेता मिलें, बातें हों,
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना हो, कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो फिर ये ठीक बात नहीं होती है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 50वीं मीटिंग में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने की बात 50वीं मीटिंग में उठी थी। G7 के तमाम नेता उसमें थे और उसका ये मकसद था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम फाइनेंस करेंगे ताकि वो अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको डेवलप कर सके। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो फंड उनको देने चाहिए थे, जो असिस्टेंस देने चाहिए थे, वो अब तक नहीं दिए गए। तो ऐसे में वही सवाल कि बातें तो हम कर लेते हैं G7 के तमाम नेता, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर उसमें एक शिथिलता दिखाई देती है। देखिए, आपका जो सवाल है, मुझे लगता है इसी सवाल को जवाब लेने के लिए, इसका जवाब लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जब G7 पर पहुंचते हैं तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि G7 पर पहुंच करके हमने एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, हमने डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, हमने इन विकसित कंट्री से आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी ऐसे समिट पर जाते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर आपको COP26 की बात करना चाहूंगा जो ग्लासगो में हुई थी, वहां पर उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के 5 नेक्टर पॉलिसी दिया था, 5 अमृत की पॉलिसी दिए थे और उसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया को यदि पर्यावरण से ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, यदि आपको कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी पर आना है तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो भारत का हमेशा प्रयास रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी बने, सिर्फ सिंबॉलिक सेरेमोनियल न रहे। और आपने सही कहा कि G7 कंट्रीज क्या है कि ये उनकी जो बातों में एक कह सकते हैं कि एक डिवीजन होता है और वो डिवीजन की बात हमेशा भारत ने किया। जैसे कि G20 के समय ने हमने ये मांग दोहराई थी कि जो एक डिवीजन है नॉर्थ और साउथ के जो गैप है, और साउथ तभी से भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज बना। क्योंकि हमने एक रियल कॉन्क्रीट रूप से पॉलिसी लेवल पर विकसित देशों पर एक दबाव बनाया कि आपको यदि टेक्नोलॉजी के रूप में हमें आप साथ में चलना है तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा। क्लाइमेट आपको ग्रीन करना है, पूरी इकोनॉमी को ग्रीन करना है और पूरे अर्थ को आपको टेम्परेचर से बचाना है, तो आप इन जो विकासशील राज्य हैं इनको क्लाइमेट फाइनेंस देना होगा। और यही कारण है 2015 में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था जब पेरिस एग्रीमेंट होता है और वहां पर भारत ने बहुत बड़ी पहल रखी थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की थी और भारत उसका सबसे अहम स्थान बना। हमने गुड़गांव में इसका सेंटर बनाया। तो कहीं ना कहीं भारत ऐसे वैश्विक मंच पर, स्पेशली जब विकसित देश वहां पर उपस्थित होते हैं, तो वहां पर सिर्फ रोड मैप की बात नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की बात करें, IMF की बात करें, IMF में हम जानते हैं कि G7 कंट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन IMF का जो रोल रहा है अभी, विशेषकर अभी कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके से IMF ने फंडिंग की है पाकिस्तान को, तो भारत ने एक अपना दबाव बनाया है कि आपको एक विमर्शी होना चाहिए, एक ग्लोबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपकी संस्थाओं का। और इसीलिए जब G7 और ब्रिक्स की बात होती है, जब भी पाश्चात्य देशों के नेता हमसे, हमारी सरकार से पूछते हैं कि ब्रिक्स बनाने की क्या जरूरत है, तो हमने यही कहा कि हम आपके एंटी नहीं है, लेकिन विकल्प खड़ना यह भी हमारा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फोरम पर इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, इंडिया की जो ग्लोबल आवाज है, वो बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी बात रखें और सिर्फ बात ही ना रखें, एज ए लीडर, एज ए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हमें जरूरी हम दबाव बनाए इन कंट्रियों पर कि आपको ये जो ब्रिज बना है, जो पिछले 75 सालों से एक ग्लोबल लिबरल ऑर्डर थे, आप एंकरिंग करते आए हैं और कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएशन किया है, एक कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, तो उसकी आवाज देने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार ग्लोबल इश्यूज के मुद्दों पर लगातार जो कन्फ्लिक्ट रिडन पूरे वॉर जोन में दुनिया बढ़ती जा रही है। कल भी आप याद कीजिए कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, अभी भी डिप्लोमेसी और टेबल पर आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो पाश्चात्य देशों का एक कहीं ना कहीं एक जो डबल स्टैंडर्ड होता है, वहां पर खुलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं। और मुझे लगता है यही होप है ग्लोबल साउथ की कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है, भारत एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी की बात करता है, भारत क्लाइमेट चेंज
कि जो 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 क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन पॉलिसी लिया जाता है, हमने अमल किया है। मैंने बताया कि 2015 में हमने उसके स्टेप लिया। तो मुझे लगता है कि जब वैश्विक संस्थाओं पर पाश्चात्य देशों का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड से और एक पक्षपातपूर्ण से रहता है, उस समय भारत एक साफगोई से और यथार्थ तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा। बिल्कुल, कुछ अपडेट हम अपने दर्शकों को देते हैं। आप देख सकते हैं नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हम चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम जानते हैं कि भारत और मैक्सिको के जो संबंध हैं वो काफ़ी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे हैं। और हाल के वर्षों में बीते 10-11 वर्षों की बात की जाए तो लगातार जो संबंध है, आपसी संबंध है भारत और मैक्सिको के, वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इन तमाम क्षेत्रों में भारत की कंपनियां मैक्सिको में और मैक्सिको की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार भारत में भी हो रहा है। अगर आप इसमें कुछ रोशनी डाल सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत मैक्सिको के जो संबंध हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों ही G20 का हिस्सा हैं, ब्रिक्स प्लस का हिस्सा हैं। और जिस तरह से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत और मैक्सिको ने जो उपनिवेशवाद है उसको लेकर के एक साझी विरासत पूरी दुनिया के सामने रखी है। बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो कारोबार के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोनों देशों ने कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसमें कि सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता है, विज्ञान और तकनीकी सहयोग पर समझौता है। और राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम अभी बिल्कुल उन्होंने अपनी सत्ता संभाली है। ऐसे में मैक्सिको के साथ ये जो द्विपक्षीय वार्ता है भारत की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि G7 तो भले ही एक मल्टीलेटरल फोरम है, लेकिन G20 के तौर पर और एक विकासशील देश के तौर पर जो मैक्सिको के साथ भारत के जो समझौते हैं, जिसमें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSI और मैक्सिकन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के बीच सहयोग है, आदान प्रदान के जो कार्यक्रम है उस पर विस्तार करने के लिए जो समझौता ज्ञापन है, ये और किस तरह से इस पूरे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कैसे मैक्सिको को लैटिन अमेरिका के जो बाज़ार हैं उसके लिए भारत कैसे सहयोग को आगे बढ़ाए और कैसे द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर करे, उस पर बातचीत ज़रूर हुई होगी। दो तरफा जो कारोबार है 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। भारत जो मैक्सिको को मुख्य निर्यात करता है उसमें, और ये भी है कि हमारा ट्रेड सरप्लस है मैक्सिको के साथ में, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, मोटर ऑटो पार्ट्स और जो एंसिलरीज़ हैं, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन्स, केमिकल्स, कपड़े और जूते, एल्युमिनियम और जो आयरन जो आइटम्स हैं वो हम वहाँ पर भेजते हैं। और भारत में भी जो मैक्सिकन कंपनीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। 200 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां मैक्सिको में काम करती हैं, जिसमें HCL, इन्फोसिस, ल्यूपिन, सन फार्मा और TCS जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैक्सिको के लिहाज से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आउटरीच सेशन में मुझे लगता है कि फ़ोटो अप के एक इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और पहली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। भारत का स्वागत, भारत को नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल, और स्पष्ट तौर पर कनाडा ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत का होना वैश्विक मुद्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए भारत को न्योता दिया गया। भारत के बढ़ते दबदबे का भी एक बड़ा संकेत यहाँ पर आपको नजर आया। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, लगातार लाइव तस्वीरें वहाँ से हमें मिल रही हैं। जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये समिट्स आगे बढ़ता जाएगा, जो तस्वीरें वहाँ से हमें मिलेंगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं अपने मेहमानों से लेना चाहूँगा, चूँकि अब से कुछ देर पहले ही अभी ही भारत के प्रधानमंत्री की मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और जैसे कि हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद से आने वाले वर्षों में जो संबंध हैं, खासकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए, तो दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे, भारत और मैक्सिको के? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अनम्यूट तो है। जी जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी। आपने लैटिन अमेरिका के बारे में पूछा कि भारत के संबंध जो हैं, मैक्सिको से हमारी द्विपक्षीय बातचीत हुई है और कई सालों से ये काफ़ी हमारी ये कोशिश रही है कि जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का जो पूरा हिस्सा है
उसके अंदर हमारी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हमारी मुझे लगता है कि जो पार्टनरशिप बढ़ी हैं सब कंट्रीज़ के साथ। एक तो पुराने हमारे संबंध है बहुत से देशों के साथ, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट के पीरियड के टाइम से लेके, लेकिन उसके बावजूद इनफैक्ट अगर हम देखें कि दो तीन जो हैं इलाके हैं जिसमें हमारी काफ़ी वहाँ पे साझेदारी पहले से बढ़ी है। एक तो ये है कि निवेश जो है पहले से दोनों तरफ सब देशों के साथ लैटिन अमेरिका के देशों में पहले से बढ़ा है, और उनका इंटरेस्ट भी भारत के अंदर बढ़ा है। और क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं काफ़ी उनका पर कैपिटा इनकम जो बड़े कंट्रीज हैं काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे बाजार हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लैटिन अमेरिका के अंदर। तो कुछ समय तक हमने मुझे लगता है उसको बहुत तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब एक पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमने लैटिन अमेरिका को फोकस किया है। और क्योंकि लैटिन अमेरिका ऐसा इलाका है जहाँ से बहुत सी जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी सारी चीज़ें जो हैं, मिनरल्स हैं, तेल भी हैं, तो वहाँ से वो काफ़ी हम ला सकते हैं। वेनेजुएला से भी हम तेल लेते रहे हैं, तो ये काफ़ी हमारी फोकस इनके अंदर रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी देर से हम बातचीत कर रहे हैं और ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमको शायद भूलना नहीं चाहिए कि ग्लोबल साउथ की जब हम बात अब कर रहे हैं 2025 में, ये ग्लोबल साउथ बिल्कुल बदला हुआ ग्लोबल साउथ है। इसीलिए शायद G7 के जो देश हैं वो ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अच्छी साझेदारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ के अंदर वो कोई गरीब कुछ थोड़े से ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं। अभी हम देख रहे हैं जैसे जो कुछ कंट्रीज वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, भारत हो, मैक्सिको हो, साउथ अफ्रीका हो, और बड़े कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया है, और हैं बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इजिप्ट हैं, या जितने भी ब्रिक्स के अंदर काफ़ी कंट्रीज हैं जो अपने आप को ग्लोबल साउथ मानते हैं, और रशिया जिनको ग्लोबल मेजॉरिटी मानता है, बोलता है। तो ये कंट्रीज आजकल जो है बड़े इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड इवन इंटेलेक्चुअली आई वुड से उनका एक बहुत हैवी वेट्स है। तो उनको अब इग्नोर करना G7 के लिए भी उसके लिए वाजिब नहीं है, और वो उनको लगता है कि जब तक इनके साथ कुछ साझेदारी नहीं बना पाएंगे तो वो फायदेमंद नहीं है उनको, बल्कि नुकसान उससे हो सकता है। और दूसरी बात, आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली G7 की बात की थी, खासतौर से PGI वाली पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की। जी। इनफैक्ट उसके में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला ऐसे होता है कि उस पर थोड़ा लंबा वक्त लगता है कोई भी, और इनफैक्ट आज का जो दौर है जिसको हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो अभी का जो दौर है, उसमें कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो जितने भी अगर हम देखते हैं हमारे आसपास पूरी दुनिया के जितने बड़े देश हैं, उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक स्ट्रेटजी है, उनका एक प्लान है। हम सिर्फ चाइना के BRI की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम देखें तो यूरोप का जो पूरा उनका ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है, पहले यूरोप एशिया कनेक्टिविटी प्रोग्राम था, और उससे पहले अमेरिका ने जो यहाँ पे, जिसमें हमने भी उनका साथ दिया था, जो न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट था, जिसमें साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान के थ्रू मिलाना चाहते थे। और इसी तरह से भारत का अपना प्रोग्राम है, जापान का अपना है, साउथ कोरिया का अपना प्रोग्राम है, सारे बड़े बड़े कंट्रीज अपना कनेक्टिविटी का अपना। और हमने जापान के साथ वो भी मिलके जो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात की थी। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमने बात की थी कि हम जो है वो यूरोप कनेक्टिविटी पार्टनरशिप उनके साथ हमने शुरू की है। और इवन जो PGI की आपने G7 की बात की थी, आपको याद होगा G20 के जब साइडलाइंस में, जब वहाँ पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, वो भले ही वो G20 के टाइम में भारत में उसको अनाउंस किया गया था, लेकिन वो PGI का ही एक हिस्सा था। वहीं से उससे पहले वाले G7 के जो वहाँ बातचीत हुई थी, तो उसी में उसके बारे में बातचीत हुई थी। बाद में सब कंट्रीज उसके अंदर हमने देखा कि यूरोप के देश भी थे और मिडल ईस्ट के देश भी उसके अंदर जुड़े, और उसके बाद से पिछले 2-3 सालों में उसके बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, काफ़ी उसके बारे में बात थोड़ी आगे भी बढ़ी है। लेकिन उसमें दिक्कत सिर्फ ये आ गई कि जैसे ही वो साइन किया, जैसे ही सब कंट्रीज के बारे में बात करना शुरू किया, तो उसी टाइम ये गाजा और इसराइल वाला
युद्ध शुरू हो गया, तो उससे बात थोड़ी पीछे बढ़ गई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने भारत और यूएई के बीच में काफ़ी उसके अंदर हमारी जो डिजिटल दोनों पोर्ट्स का और उनका सबका उसके अंदर कोशिश किया आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो बातें हैं कि भले ही वो G7 के अंदर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हों, लेकिन उसका फायदा और उसकी साझेदारी जी हमारे साथ भी हो रही है, दूसरे ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी हो रही गुलशन है। जी, तस्वीरें लगातार आ रही हैं, हम वो अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कनाडा के पीएम के साथ ये तस्वीर, मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। अभी ही हाल में कनाडा में चुनाव हुए हैं और मार्क कार्नी की एक बहुत ही शानदार जीत वहाँ हासिल हुई है, और इसके बाद से G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और दोनों ही वैश्विक नेताओं की गर्मजोशी भरी ये मुलाकात, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर। हम जानते हैं कि बीते वर्षों में क्या कुछ रहा है भारत और कनाडा के संबंध, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि इस यात्रा से और इस मुलाकात के बाद से एक नई ऊष्मा, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी दोनों ही देशों के आपसी संबंधों में आएगी, और वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी भारत और कनाडा के संबंधों में। मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुलाकात करते हुए, ये कनाडा में दोनों नेता इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में इस वक्त G7 की बहुत ही महत्वपूर्ण एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और इसी शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री की और भारत के प्रधानमंत्री की ये मुलाकात आने वाले वर्षों में हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी ऐतिहासिक रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा कनाडा में रहता है, और उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत और कनाडा के संबंधों को मजबूती प्रदान करने में। ऐसे में सुशील जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, ये तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे, कनाडा के पीएम और हमारे प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात हो रही है। बीते वर्षों में जो कुछ हुआ हम जानते हैं, लेकिन अब इस तस्वीर के हम सभी के सामने आने के बाद से आपको लगता है, हम कितने ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में जो दोनों देशों के संबंध हैं वो और भी मजबूत होंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे भारत के आउट से मेरे विचार से जो पीछे हुआ, इसको मैं एक छोटा डिप मानूंगा, क्योंकि भारत और कनाडा के संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत प्रगाढ़ हैं। हमारे करीब 2 मिलियन के करीब जो है इंडियन वहां पर रहते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं इकोनॉमी में वहाँ कनाडा की, और बिजनेस भी हमारा बहुत बड़ा पैमाने पर होता है उनका। मैंने पीछे फिगर भी बताया था उसका। और तो जो हमारे वो संबंध तो अब जो नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है कि जो ये मुझे जो लगता है वो एक इंडिविजुअल की वजह से था। अब वो उनके जाने के बाद आई थिंक जो पार्टी तो शायद वही है, लेकिन जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, जिस गर्मजोशी से वो मिल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इनविटेशन दिया प्रधानमंत्री जी को आने के लिए, वहाँ पे कनाडा विजिट करने के लिए, वो क्लियर इंडिकेशन है कि जो है संबंधों में सुधार आएगा। समय लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जो है पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है बहुत बड़ी, और जो है मेरे विचार से विद इन ए ईयर जो है संबंध जो है पूरी तरह से सुधर जाएंगे। और क्योंकि जो हमारे एजेंसीज हैं उनकी भी डिस्कशन उनमें आपस में शुरू हो चुकी है, जैसा कि मीडिया में अभी आया भी था। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि वो खुद इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले घोषणा की थी कि मैं जब बन जाऊंगा तो मैं भारत के साथ में संबंध सुधारूंगा, क्योंकि भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और खास तौर पे जब से अमेरिकन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने ये टैरिफ लगाने की बात की है और 51 स्टेट बनाने की बात की है कनाडा की, तो कनाडा जो है अपनी डिपेंडेंस कंप्लीटली जो यूएसए के ऊपर है उसको अब जो है डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और उसके लिए वो रियलाइज करते हैं कि भारत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उनकी जो है मदद कर पाएगा उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो और जिस तरह गर्मजोशी से बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच में, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। और मेरे विचार से आगे जो आने वाले समय में ये जो है हम रियलाइज करेंगे कि जो समस्याएं थी वो एक स्मॉल डिप था, जो कि कई बार होता है देशों के बीच में। और जो है
जो समस्याएं हैं उनका भी मेरे विचार से हल निकलने वाला है, क्योंकि कुछ आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी होंगी, तो उसमें जो है कनेडियन साइड ने कुछ एक्शन लिए हैं, जो कि जिसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत समय से। तो मैं जो है मैं अब बहुत ही मैं मेरे को होपफुल हूँ कि जो है रिलेशन जो है पॉजिटिवली बहुत इंप्रूव करेंगे जी। शॉर्टली। प्रोफेसर सचदेवा, आप क्या कहना चाहेंगे? एक दशक बाद कनाडा के दौरे पर प्रधानमंत्री